उसकी आंसर की इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने अपलोड की थी लास्ट में। तो उसके मार्क्स मेरे को देखने के बाद लगता है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आप लोगों को ऐसा लगने लग गया कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो और आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही निर्णायक समय है आपके लिए, क्योंकि आपके पास में पूरा पूरा समय मिल गया है आपको। लेकिन अगर आप लोग अवेयर नहीं है और सीरियस नहीं है तो फिर आपका ये समय जो है वो खराब होने वाला है और फिर आगे 6 महीने आपका जो है फिर खिसकने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोग थोड़ा अवेयर हुइए, इस चीज़ को लेकर सीरियस हुइए, तो ये अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में जो नंबर आपके आए हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं है। मैक्सिमम 18 नंबर अभी तक मेरे को सुनने में मिले हैं। तो 18 नंबर अगर आपके अभी आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं। एटलीस्ट आपके किसी 20, 21, 22 मार्क्स आपके आने चाहिए थे, जो कि अभी तक बच्चों के नहीं सुनने को मिले। तो आपको जो ये गलतफहमी हो रखी है वो गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने टेलीग्राम टेस्ट सीरीज अपलोड की है। आप लोग क्या है, क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको लगता है अरे ये तो सिंपल है, हमें आ रहा है। पर ये जो गलतफहमी है ये पेपर वाले दिन दूर हो, इससे पहले आप अगर इसको दूर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आपका जो समय है, पैसे हैं, सब वेस्ट जाएगा। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि भैया प्रॉपर ढंग से पढ़ाई कर लो, इस टाइम को फिक्स कर लो ना यार, कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे तो फिक्स पढ़ाई के लिए अपन कर ही सकते हैं। फालतू सारा दिन टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम 3 घंटे, 1-1 घंटा भी अगर तीनों सब्जेक्ट्स को दें तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो मेरा आपको यही सजेशन है, आप माने या नहीं माने, या आपकी लाइफ आपके हाथ में है, उसको आप बनाना है या बिगाड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 20। अच्छा, टेलीग्राम पर मैंने टेस्ट नंबर 2 भी अपलोड कर दिया है। तो टेलीग्राम पर टेस्ट नंबर 2 के आंसर की इस पेपर के लास्ट में दे देंगे। तो अभी तक अगर वो किसी बच्चे ने सोल्व नहीं किया है तो उसको ज़रूर सोल्व कीजिए और अपने आंसर की मिलाने के बाद में अपने नंबर कमेंट जरूर कीजिए, तो आपको और हमें पता चले कि भाई आपकी क्या प्रिपरेशन है और मैं आपको ये बता पाऊँ। मैक्सिमम नंबर आना ही चाहिए आपके, 20 क्रॉस तो करना ही चाहिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनों का गुणधर्म चालकों में धारा का निर्धारण करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स? तो ऑप्शन है अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग यानी कि थर्मल वेलोसिटी, ए और बी दोनों, और थर्मल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि जो विद्युत धारा का प्रवाह चालकों में होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कंडक्टर्स में होता है, वो किसकी वजह से होता है? ड्रिफ्ट की वजह से, मतलब अनुगमन की वजह से, या ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन की गति करते हैं उनकी वजह से, या दोनों की वजह से, या दोनों की वजह से ही नहीं? तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात आपके सामने मैं रख दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉनों के सिरों पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा होता, इसका मतलब जब यहां आप कोई सेल या बैटरी नहीं लगाते हैं, यहां कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ होता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं वो होती है रैंडम, यादृच्छिक गति। जब यहां कोई प्लस माइनस लगा हुआ नहीं होता है तो रैंडम मोशन होती है, यादृच्छिक गति होती है, और उस रैंडम मोशन की वजह से, यादृच्छिक गति की वजह से, ये यहां जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से नेट करंट फ्लो कितना होता है? 0। कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऊष्मीय चाल या वेग की वजह से इलेक्ट्रॉनों के। लेकिन अगर हम यहां पर पोटेंशियल अप्लाई कर दें, यहां पर अपन प्लस माइनस लगा दें, और प्लस माइनस लगाने के बाद में जैसे यहां पर ये प्लस माइनस लगा दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इधर गति करने लग जाते हैं। इस समय इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसको हम Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसकी वजह से धारा का प्रवाह होता है। यहां इस समय नेट करंट 0 नहीं होती है और कुछ परिणामी धारा या कुछ रिजल्टेंट करंट हमें प्राप्त होती है। तो इससे प्रूव होता है कि भाई जब आपका केवल कौन सा वाला पार्टिसिपेट करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट
करंट जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी जो है को बढ़ाने के लिए घटाना होगा। तो इसने अपने उससे ये नहीं पूछा कि करंट सेंसिटिविटी धारा सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है, इसने ये पूछा है कि जो धारा सुग्राह्यता है आप उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हो। तो उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हो ये नहीं पूछा, सॉरी, ये पूछा है कि आप किसको घटाकर, सिर्फ आपको ये बताना है कि किसको घटाकर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है इसका फाई इज इक्वल टू NBA अपॉन के, फाई अपॉन आई। दिस इज करंट सेंसिटिविटी, ये है धारा सुग्राह्यता का फॉर्मूला, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई, डिफ्लेक्शन एट पर यूनिट करंट, ठीक है। इकाई धारा पर उत्पन्न विक्षेप को ही अपन क्या कहते हैं, सुग्राह्यता कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसको घटाकर, तो जो व्युत्क्रम क्रमानुपात में होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, उसको डिक्रीज करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम के को डिक्रीज करेंगे। हो सकता था अगर आपसे फैक्टर्स पूछ लेता कि उन फैक्टर्स को बताइए, उन कारकों को बताइए जो धारा सुग्राह्यता को प्रभावित करते हैं, तो n फेरों की संख्या, तो आप अगर फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो धारा सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दें तो धारा सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। एरिया को बढ़ा दें तो मतलब इस ब्रैकेट को अगर पूरे को बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे तो ये पूछा गया कि किसको घटाएंगे। तो के जो होता है वो होता है ऐंठन नियतांक, टॉरिजन कांस्टेंट या फिर ट्विस्टिंग कोफिशिएंट। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। जो भी पदार्थ आप गैल्वेनोमीटर बनाने में काम में लेते हो उसके अंदर ये उस बात पर डिपेंड करता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि किसको घटाना है, चुंबकीय शक्ति मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी को घटाना नहीं है, बी को तो बढ़ाना है, तो ये अपने लिए गलत है। टॉरिजनल कांस्टेंट, टॉरिजनल, तो टॉरिजनल कांस्टेंट, यस, टॉरिजनल कांस्टेंट को घटा के, तो कमानी के ऐंठन नियतांक को घटाने पर अपन क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, NBA को बढ़ाकर और K को घटाकर। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 3, एक आवेशित कण, आवेशित कण यानी चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, एक चार्ज्ड पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गतिशील है, मूविंग, अ चार्ज इन मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी क्षण, किसी इंस्टेंट पर कण का वेग, वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ न्यून कोण, न्यून कोण मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल। देन फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो देखो 3 बातें मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, याद रखना। थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री पर तो पथ होता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है। इसको याद करने की जगह अगर आप थोड़ा सा समझ लो तो शायद और अच्छा हो जाए अपने लिए। कि देखो FM बराबर होता है QVB साइन थीटा। अब तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इस थीटा का मान 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो बोलो कितना चुंबकीय बल लगेगा, 0। कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और कोई मैग्नेटिक फोर्स, कोई बल ही नहीं लगेगा, तो उसका पथ कैसा होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, तो उसका पथ होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला अगर केस आता है तो पहला वाला, तो इसमें आंसर होगा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर थीटा 180 हो गया, अगर थीटा है 90 डिग्री तो फिर इसका पथ कैसा होगा, वृत्तीय होगा, क्योंकि इस समय पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा FM, मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB जो कि मैक्सिमम होगा, और अधिकतम चुंबकीय बल लगेगा, तो अधिकतम चुंबकीय बल लगेगा तो इसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार, सर्कुलर ट्रैक होता है। लेकिन अगर थीटा किससे ज्यादा हो, थीटा अगर 0 डिग्री से तो हो ज्यादा और 90 डिग्री से हो कम, तो थीटा 90 से कम और 0 से ज्यादा मतलब न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इसका जो पथ होता है वो हेलिकल होता है, हेलिकल, हेलिकल, हेलिकल यानी कुंडलिनी पथ,
ठीक है, ऐसे मूव करता है इस तरीके से। दिस इज हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोइडल पाथ। ठीक है, कुंडलिनी पथ, हिंदी में कहते हैं कुंडलिनी पथ, कुंडलिनी पथ। ठीक है, साइक्लोइडल पाथ। अब ये जो साइक्लोइडल पाथ बनता है, इन की दो हेलिक्स, हेलिक्स मतलब दो चूड़ियां, इन हेलिक्स के बिटवीन का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं पिच। ठीक है, और ये जो पिच होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है v cos थीटा इंटू 2πm। इस पिच का फॉर्मूला होता है, आप सबको नोट्स में मिल जाएगा, v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन QB। ये याद होना बहुत जरूरी है। अभी मैं बताऊंगा, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये वाला। अब बच्चा यहां जो कंफ्यूज होता है वो किस बात को लेकर होता है? भाई पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पर सर्कुलर, और 0 से ज्यादा और 90 से कम पर पथ होगा ऐसा। अब ऐसे पे कंफ्यूजन है दो, कैसे वो देखो। क्या बताओ, ये वर्ताकार पथ होगा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, 90 से कम है, गलत हो गया। हेलिकल पथ, हेलिकल पाथ, बट इसने यहां ऑफ क्या एक कंफ्यूजन डाल दिया यहां पर। एक समान पिच, मतलब जो उसकी पिच बन रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स इज नॉन एज पिच। दो जो हेलिक्स बन रहे हैं, दो चूड़ियां बन रही हैं, उन दोनों के मध्य का जो अंतराल है वो हेलिक्स, वो कहलाता है पिच कहलाता है। तो यहां जो पिच है वो एक समान होगी, मतलब ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अगली दो चूड़ियों के बीच भी 10 सेंटीमीटर ही होगी क्या? ये कैसे पता चलेगा आपको? ये कंफ्यूजन हो गया यहां पर। दूसरा ऑप्शन दे दिया इसने, असमान, अनइक्वल पिच का हेलिकल पाथ बन रहा है। और डी सरल रेखीय, सरल रेखीय भी नहीं होगा क्योंकि सरल रेखीय बनता है कितने पर? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो अब बात आती है, या तो ऑप्शन बी सही है या सी सही है। अब बी और सी में से पता लगाने के लिए तुम्हारे पास में ऑप्शन है ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाओगे और फिर वो तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी। तो देखो v cos थीटा, मतलब जो ये पिच है, दोनों के बीच का जो गैप है वो एक तो v पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टार्टिंग में शायद दे रखा है कि जो कण का वेग नियत है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वेग नियत, चार्ज फिक्स है, बी फिक्स है, एम फिक्स है, तो ये तो सारी चीजें नियत है। तो फिर पिच को भी क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो यानी कि ये एक समान पिच के हेलिकल पाथ में मूव करने वाला है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक समान हेलिकल वाले पाथ में मूव करेगा, सो द आंसर विल बी बी, एक समान पिच वाला हेलिकल पथ इसका बनेगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी LCR परिपथ यानी सर्किट का पावर फैक्टर विल बी मैक्सिमम, पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो पावर फैक्टर आप जानते हैं किसको बोलते हैं? cos फाई को। अब इसका वैल्यू हमें मैक्सिमम लाना है। और बताओ cos का मैक्सिमम वैल्यू कितने पर होता है? कि whenever फाई इज 0 डिग्री then cos will be maximum and value of the cos is equal, maximum value of the cos is 1। अब हमें यह पता लगाना है कि ये 0 डिग्री कब आएगा फाई। तो LCR सर्किट में फाई 0 कब होगा? तो फाई निकालने का तरीका होता है tan फाई। tan फाई किसके बराबर होता है बेटे? XL माइनस XC अपॉन R। तो अगर XL बराबर XC हो जाए तो बताओ tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा 0 डिग्री, सॉरी tan फाई कितना हो जाएगा? 0। और जब भी tan फाई 0 होगा तो कितना आ जाएगा? फाई बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। और अगर फाई 0 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा? जब XL और XC क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसी को रेजोनेंस भी कहते हैं। ये रेजोनेंस पर होगा, रेजोनेंस, अनुनाद। दिस इज वन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कि भाई अगर आप पावर फैक्टर मैक्सिमम कर दो तो इसका मतलब ये इस समय पर, ये हिंट है क्वेश्चन का कि अगर कभी पावर फैक्टर 1 हो जाएगा तो उस समय पर क्या हो रहा होगा? अनुनाद हो रहा होगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि 5वां और 6ठा जो क्वेश्चन है इसको आप पॉज कीजिए एक बार और खुद सोल्व कीजिए। क्वेश्चन देख लो एक बार।
कि एक प्रकाश किरण वायु कांच के पृथक्कारी पृष्ठ पर I इक्वल टू 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है और R कोण पर अपवर्तित होती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान। ये ऑप्शन है आपके सामने, तो आप खुद सोल्व कीजिए एक बार। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि समान आपतन कोण, आपतन का मतलब होता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मीडियम पी क्यू आर के अपवर्तन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 35, 25, 15 रेस्पेक्टिवली टू पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू तथा आर माध्यम में प्रकाश की चाल के संदर्भ में सही कथन होगा। ये ऑप्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन 5 और 6 आप सही करो और कमेंट में जरूर बताएं कि 5 और 6 किसका सही था। आप में से कई बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आता उनका, ना तो वो पढ़ रहे हैं, अब ये चीजें करा रहे हैं तो भी उनको करने में जोर आता है। अब अगर आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो ना तो बेटा एग्जाम आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। क्यों होएगा भैया यार, टोटल 200-300 लड़के लेने इधर राजस्थान से, तो आप अगर इस तरीके से चलोगे तब तो आपका सिलेक्शन होना नहीं, देखो, और बाकी आगे आपकी जिंदगी है। तो इसको सोल्व करके बताओ क्या आने वाला है। तो चलिए मैं सोल्व करता हूं। एक प्रकाश किरण वायु कांच प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, वायु कांच मतलब एक साइड तो एयर है, एक साइड ग्लास है। इधर एयर ले लेते हैं, इधर ग्लास ले लेते हैं। कांच के पृथक्करण मतलब सेपरेशन, ये इसको सेपरेट करने वाली लेयर है। पर I इक्वल्स टू 60 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ओके, दिस इज 60 डिग्री पर इंसिडेंस होती है, देन R एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ये R पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, अगर इसको 60 डिग्री से ज्यादा कर दें तो अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सोच लिया सबने, घटता है 60 डिग्री हो जाएगा, समान हो जाएगा, बढ़ता है। तो मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। स्नेल नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। और अगर हम कह रहे हैं कि आई बढ़ रहा है तो बेटा किसको भी बढ़ना पड़ेगा, आर को। अगर इस आई का मान आप डबल कर रहे हो तो इस आर का मान भी कितना करना पड़ेगा, डबल, क्योंकि आंसर फिक्स है, एन ही आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई यहां अगर अपन इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो आर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बढ़ेंगे तो ही ये वैल्यू क्या आएगी, आपकी कांस्टेंट आएगी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या, कि अपवर्तन कोण को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक। ऐसे नहीं समझ में आता, समझ लो कि साइन आई इक्वल्स टू, अगर ये कांस्टेंट है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, या उल्टा कह लो ये बढ़ेगा तो फिर ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समान आपतन कोण, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीडियम, माध्यम का मतलब मीडियम है, मीडियम पी क्यू आर के लिए अपवर्तन कोण का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35, 25 एंड 15 है। मतलब पी क्यू आर अलग अलग मीडियम है, यहां पी मीडियम है, यहां क्यू है, यहां आर है, 3 अलग अलग माध्यम है। ठीक है, और समान आपतन कोण है, मतलब यहां पर जो है आई कोण पर लाइट गिर रही है। ठीक है, यहां पे ये यहां से यहां तक पी है पूरे में, यहां से यहां तक क्यू है, तो यहां पर ये लाइट गिर रही है, ये भी आई पर ही गिर रही है, और क्यू में भी किस पर गिर रही है, आई पर ही गिर रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी क्यू आर के अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिस्पेक्टिवली 35, 25 एंड 15। तो पहले वाले का है 35,
ये है 35, दूसरे वाले का है 25 और तीसरे वाले का है 15। तीसरे वाले का है 15 डिग्री। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, ये है 25। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि सही विकल्प कौन सा है। वैसे तो ये 1 सेकंड का सवाल है, देखो बिना सूत्रों के भी हो सकता है। सब जानते हैं इस बात को कि भाई अगर लाइट अभिलंब के पास आ रही है, अगर लाइट नॉर्मल के पास आ रही है, दिस इज नॉर्मल, अभिलंब के पास आ रही है, दैट मीन्स दिस इज द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अपर मीडियम। नीचे वाला जो माध्यम है वो ऊपर वाले माध्यम के सापेक्ष सघन है, क्योंकि लाइट देखो P में, ये P था, ये है मीडियम P में 35, Q में 25, यानी लाइट और पास आ गई। और ये है R के अंदर लाइट और पास आ गई, तो मतलब ये सबसे सघन है। और सघन में जो चाल होती है वो सबसे कम होती है, तो R में स्पीड सबसे कम होगी, उससे ज्यादा Q में है और सबसे ज्यादा किस में है, P में। तो चेक करो, सबसे ज्यादा P में, फिर Q में और फिर R में। सबसे ज्यादा P में, फिर Q में, फिर R में, तो यानी कि C होगा। ये तो था कॉन्सेप्चुअल। अब तुम फॉर्मूले पर जाना चाहो कि नहीं हमें तो फॉर्मूले से बताया जाए, तो फॉर्मूले पर देखो, आप सबको एक चीज पता होगी, ये ऊपर लिख रहा n बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। साइन I क्या है, सेम है। अरे भैया सबको समान आपतन कोण पर, यहां लिखा हुआ है समान आपतन कोण पर, यानी कि n व्युत्क्रमानुपाती इसके, यानी जिसका R सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा R किसका है, सबसे ज्यादा R इसका है, जिसका R सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम होगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो अपवर्तनांक है वो होता है प्रकाश की चाल बट्टा V। C 3 × 10⁸, ये तो कांस्टेंट है इसके V के, तो जिसका n कम होगा उसकी V क्या होगी, ज्यादा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही यार, एकदम सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए कि अगर I सेम है, आपतन कोण समान है, तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती, जिसका अपवर्तन कोण R ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, उसका अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो R सबसे ज्यादा किसका है, 35 डिग्री का। 35 डिग्री किसका है, P का, तो यानी P का अपवर्तनांक कम है। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा सकता था कि इनके अपवर्तनांकों का क्रम बताइए, तो जिसका R सबसे ज्यादा है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो अगर अपवर्तनांक का क्रम पूछा जाता तो फिर ये होता कि सबसे ज्यादा R उसका n सबसे कम, तो सबसे कम n P का, फिर Q का और फिर R का, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, R का। अब ये पूछ रहा है कि वेग, तो जिसका R ज्यादा उसका n कम, जिसका n कम उसका V ज्यादा, तो V सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका n सबसे कम होगा, और सबसे कम n किसका आ रहा है, सबसे n कम आ रहा है किसका, P का, तो जिसका n सबसे कम उसका V सबसे ज्यादा, तो Vp सबसे ज्यादा होगा, तो Vp सबसे ज्यादा होगा Vq से और Vr से, तो इसलिए इसका आंसर होगा C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। श्रेणीक्रम का मतलब हो गया सीरीज में संयोजित स्मॉल n सर्वसम का मतलब होता है आइडेंटिकल सेल, जहां स्मॉल n जो नंबर है वो वेरिएबल है। मतलब आसान शब्दों में मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है भाई आप सबको पता है बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है सेलों का संयोजन, ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बहुत सारे सेलों को जोड़कर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। इन्होंने एक बैटरी बनाई है, उसमें n सेल लिए, और जो n संख्या ली है ना वो परिवर्तनशील है। मतलब n को कोई 10 ले लेता है, कोई 15 ले लेता है, कोई 20 ले लेता है, और उन सारे सेलों को इन्होंने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, और सारे के सारे सेल आइडेंटिकल हैं। समझ में आ गई। एक बैटरी बनाई है जिसमें n सेल लिए हैं और n वेरिएबल है। एक बंदा 10 सेल लेता है, एक 15 सेल लेता है, एक 20 लेता है, एक 25 लेता है, ठीक है। अब वो जो बैटरी है उस बैटरी के टर्मिनलों का लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट, ये एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है।
एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है। लघु पतन शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कैपिटल आर बराबर 0। आपने एक बैटरी बनाई है, उसमें आपने बहुत सारे सेल जोड़ रखे हैं और बाहर उसको कैपिटल आर बराबर 0 से जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ गई? तो धारा आई मापी गई, यहां अमीटर लगा दिया हमने, उससे धारा माप ली। तो आई और एन के बीच में ग्राफ कौन सा है? तो आपको इसको देख के डर जाता है बच्चा, बल्कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे? आप बताओ इस पूरे परिपथ में कितनी धारा होगी? परिपथ में धारा कैसे निकालना सीखा आपने? ओम ने क्या बोला था? ओम ने बोला था कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल प्रतिरोध। तो बताओ टोटल वोल्टेज कितना है? तो ई कितने सेल हैं? एन। तो एन अगर सेल हैं, आपने 20 सेल जोड़ रखे हैं, तो यहां आ जाएगा एन इंटू ई टोटल वोल्टेज। टोटल प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर प्लस सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो आर 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 एन बार, तो एन स्मॉल आर। लेकिन आपने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट मतलब कैपिटल आर बराबर 0। तो अगर कैपिटल आर बराबर 0 हो गया तो आई और एन में क्या संबंध आया? ये 0 हो गया, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो आ गया एन ई अपॉन एन आर, ये तो कट गया। इसका मतलब आई का वैल्यू है ई बटा आर, यानी जो आई का मान है वो सेलों की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और आई अगर सेलों की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब आप एन को कितना ही चेंज करते जाओ, आई चेंज नहीं होगा, आई फिक्स है। द आंसर विल बी सी। यही बात समझ में, एकदम सिंपल है। आप इसको वापस रिपीट करके अगर सुनना चाहो तो दोबारा सुन लो, सारी बात मैंने समझा दी है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन एटम की किसी बोर ऑर्बिट, कक्षा यानी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो बहुत सिंपल सवाल है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है? माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसका रेशियो पूछ रहा है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/-1। तो 1/-1, तो आंसर हो गया कितना? बी। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, और ये आते रहते हैं वास्तव में। ये ऐसे भी पूछा जा सकता था तुम्हारे से, ये टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई? माइनस काइनेटिक एनर्जी के, या यूं कह लो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? माइनस टोटल एनर्जी के। ये एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है इनका, जो कई बार आ गया कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में, हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? -13.6। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये -13.6 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस तरीके का सवाल परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के अंदर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड किसी पीएन जंक्शन डायोड के गर्म होने से तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो किसी पीएन जंक्शन डायोड के गर्म होने से तापमान में परिवर्तन से कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब पीएन जंक्शन डायोड गर्म होने से उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो कि भाई अपन जब पीएन जंक्शन डायोड को ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को हम जब काम में ले रहे होते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल जो है वहां गति कर रहे हैं, तो उनकी सहसंयोजी बंधों के जो बंध हैं उनसे भी टक्कर हो रही होगी और वो आपस में भी टकरा रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो कोलिजन है, उस कोलिजन से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और तापमान में जो परिवर्तन है
उसके कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, वो टूट जाते हैं और आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो जाता है। तो मतलब ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध विल ब्रेक डाउन, सहसंयोजी बंध टूटेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन एंड होल युग्म, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर युग्म मतलब दोनों पैदा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होगा यानी कि आवेश वाहक बढ़ गया, आवेश वाहक बढ़ गया और आवेश वाहक बढ़ना मतलब परिपथ में धारा बढ़ गई और परिपथ में धारा के रास्ते में जो बाधा है, अगर धारा बढ़ गई तो मतलब बाधा कम हुई है किसी ना किसी प्रकार। तो अपन ये कह सकते हैं आवेश वाहक बढ़ेंगे तो धारा बढ़ेगी और प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रतिरोध R कम हो जाएगा तो R कम होएगा तो जो I और V का जो वक्र बनाते हो, अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो आपने देखा होगा इस तरीके से आप बनाते हो ये, तो ये आपका चेंज होने लग जाएगा क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है, धारा बढ़ रही है। तो कुल मिला के अब देखो आंसर क्या होगा इसका, प्रतिरोध प्रभावित नहीं होगा, गलत है, प्रतिरोध प्रभावित हो रहा है, आपके सामने प्रतिरोध घट रहा है। केवल अगर प्रतिरोध को प्रभावित करता है, क्यों भाई, रिवर्स बायसिंग में क्यों नहीं होगा, रिवर्स बायसिंग में भी होगा, एवलांच भंजन, जेनर भंजन, अरे जेनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन आपने सुने होंगे। तो ये गलत बात है कि भाई पश्चिम को प्रभावित केवल अग्र को प्रभावित करता है, नहीं, केवल पश्च को प्रभावित करता है, नहीं। पीएन संधि के समग्र वी आई अभिलाक्षणिक मतलब ये तो प्रतिरोध को परिवर्तित करेगा और अगर प्रतिरोध परिवर्तित हो गया तो वी और आई का जो ग्राफ आप खींच रहे हो ये चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो गया तो ये वी और आई चेंज हो जाएंगे अपने आप ही। तो अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है विच विल चेंजेस। ओके, देन आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको नोट कीजिए, बात ध्यान रखने वाली है। पीएन जंक्शन डायोड में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गेटों का संयोजन बना के दे रखा है और इसको कैलकुलेट करना है कि y का मान पूछा जा रहा है कि y विल बी। एकदम सिंपल है, यहां से a आएगा, यहां से b। अब ये कौन सा गेट है, ये है नोट गेट और नोट गेट क्या करता है, बार। ये क्या है, डी मतलब कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, इनटू करता है, तो a डॉट बी का बार। अब इसकी बात कर लो, यहां से आएगा b, ये b, ये यहां से आएगा a, ये कौन सा गेट है, नोट गेट, नोट गेट। और अगर ये नोट गेट है तो ये क्या कर देगा, a का बार। ये कौन सा गेट है, एंड गेट, और एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, a बार डॉट b, a बार डॉट b। ये कौन सा गेट है, ये है और गेट। और का काम क्या होता है, प्लस करना, तो जो भी सिग्नल आएगा उसको प्लस कर देगा, a डॉट b का बार, और ये इधर आएगा तो प्लस a बार डॉट b। तो इसका आंसर होगा a डॉट b का बार, a बार डॉट b, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, मेरे को b दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर होगा इसका b। क्लियर, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट हमारा। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update.